नमस्कार, देश का सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं रजत राकेश टंडन। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022 का बजट पेश करने वाली है और देश की युवाओं की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर इस बजट में स्टार्टअप्स के लिए क्या होगा। मोदी सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी। इसका मकसद है व्यापार के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करना और युवाओं को कारोबार के लिए प्रेरित करना। पिछले 6 सालों में स्टार्टअप इंडिया ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। स्टार्टअप्स के मामले में आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। अगर स्टार्टअप्स की संख्या की बात करें तो भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में स्टार्टअप्स की तारीफ भी की है। पिछले साल भी स्टार्टअप्स का प्रदर्शन काफी शानदार रहा था। इस दौरान स्टार्टअप्स ने निवेशकों का भरोसा जीता है और एक साल में फंडिंग 3 गुना से ज्यादा बढ़ा ली है। यूनिकॉर्न के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। कोरोना काल में देश में 40 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स अस्तित्व में आए हैं। देश के युवा कैसे अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे आप नौकरी मांगने वाले से नौकरी देने वाले बन सकते हैं, इन सारे सवालों पर आज हम स्टार्टअप के दिग्गजों के साथ बात करेंगे। अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आज का ये कार्यक्रम अपने लिए बेहद जरूरी समझिए। लेकिन आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि स्टार्टअप्स को लेकर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में क्या कहा। इकोसिस्टम हमारे युवाओं के नेतृत्व में तेजी से आकार ले रही अनंत नई संभावनाओं का उदाहरण है। वर्ष 2016 से हमारे देश में 56 अलग अलग सेक्टर्स में 60,000 नए स्टार्टअप्स बने हैं। इन स्टार्टअप्स के जरिए 6 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन हुआ है। वर्ष 2021 में कोरोना काल में भारत में 40 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप अस्तित्व में आए, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 7,400 करोड़ रुपए से अधिक आंका गया है। मेरी सरकार की नीतियों की वजह से आज भारत उन देशों में है जहां इंटरनेट की कीमत सबसे कम है तथा स्मार्टफोन की कीमत भी सबसे कम है। इसका बहुत बड़ा लाभ भारत की नौजवान पीढ़ी को मिल रहा है। भारत 5G मोबाइल कनेक्टिविटी पर भी तेजी से काम कर रहा है, जिससे अनेक नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। सेमीकंडक्टर को लेकर भारत के प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को होगा। भारत के युवाओं को तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी का लाभ मिले, इसके लिए भी सरकार ने अनेक नीतिगत निर्णय लिए हैं। कई नए सेक्टरों में प्रवेश के द्वार खोले। सरकार ने स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन प्रोग्राम के माध्यम से पेटेंट और ट्रेडमार्क से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाया है, उन्हें नई गति दी है। स्टार्टअप इंडिया की कामयाबी को देखते हुए अब 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी लिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं 15 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। 2022 का ये वर्ष भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए और भी नई संभावनाएं लेकर आया है। आजादी के 75वें वर्ष में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का ये आयोजन और भी महत्वपूर्ण है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, उस भव्य भारत के निर्माण में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप्स को बजट से उम्मीद क्या है? बजट की तरफ देश कैसे देखता है? किसान कैसे देखता है? नौजवान कैसे देखता है? बेरोजगार कैसे देखता है? और आम गृहिणी कैसी देखती है? ये सब कुछ 1 घंटे में समझेंगे कि आखिर देश की दशा और दिशा क्या होगी। जीडीपी नंबर्स पर भी बातचीत करेंगे। एक
बड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ सिराज धनानी जी हैं, फाउंडर इनेस टेक्नोलॉजीज के, बहुत स्वागत है आपका। रचित चावला जी हैं, सीईओ फिनवे के। साथ ही साथ रितेश मलिक हैं, फाउंडर पलाक्ष यूनिवर्सिटी के। हमारे कंसल्टिंग एडिटर अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ हैं और आलोक मेहता सर हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी ग्रुप के। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में और देश के सवाल में। आलोक सर, आपसे शुरू करना चाहूंगा। आज प्रेसिडेंट की स्पीच, इकोनॉमिक सर्वे और उसके बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगभग 8.5 से 9 आका गया है कि भाई ये जीडीपी नंबर्स होने वाले हैं। राष्ट्रपति के अगर भाषण की बात करें, जो कि एक मिरर बताया जाता है, एक शैडो बनाया जाता है सरकार के कामकाज का, उससे साफ लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्टार्टअप्स पर, मेडिकल सुविधाओं पर, एक्सप्रेसवेज पर, किसानों के लिए, गरीबों के लिए ये बजट ऐसी ही एक आप कह सकते हैं जो छवि होगी बजट की कल, वो इन्हीं सब चीजों पर आधारित होगी। आलोक सर। देखिए रजत जी, ये बात सही है। देखिए चारों तरफ से डिमांड भी हो रही है कि रोजगार लोगों को दिए जाएं, और आपने ध्यान दिया हो कोरोना पीरियड में हम लोगों के चैनल पर भी और हमारे सहयोगी चैनल में लगातार इस पर बहस होती रही है। और इसलिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इसके कुछ दिन पहले जो हमने बाइट आपने दिखाई, भारत में सरकारी नौकरियों की गुंजाइश से अधिक स्टार्ट जो नए नए हैं, खास करके मैं ये ध्यान दिलाऊंगा, मैं चीन के उन इलाकों में गया हूं जहां पर स्टार्टअप ऐसे छोटे, कुछ साल पहले की बात है, ये आज की नहीं है जी, ऐसे पूरा शहर एक तरह से बसा हुआ। जब हम जैसे लघु, और हमारे यहाँ जैसे होता है लघु मध्यम श्रेणी के, उनके लिए शुरू किए गए, ऐसे ही स्टार्टअप के जरिए यंग जनरेशन को, आज जब हम चीन से मुकाबला करने की बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी ज्यादा है और हमारे यहाँ गुंजाइश है, और डिजिटल एरा आने के बाद खास करके कोरोना पीरियड ने जहां हमें इतना अभिशाप दिया, नुकसान किया, वहां ये सिखा दिया है कि हम कम लोगों को लेकर के, या मतलब नए लोगों को देकर के, और इस कोरोना पीरियड में देखिए ये जो 8.5 आप बता रहे हैं आगे के लिए 9% होना, ये इस बात का प्रमाण है कि कोरोना पीरियड में भी हमारी इकोनॉमी में जो से एक्सपोर्ट है या डिजिटल में जो लोग काम कर रहे थे, उनको इन्वेस्टमेंट भी आया है बाहर से और उनकी अपनी काम भी बढ़े हैं। ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक नई जैसे किरण दिखाई देती है कि नया सवेरा है। और खास करके जो स्किल डेवलपमेंट, इसके साथ एक और जोड़ना होगा, आप देखेंगे कल के बजट में स्किल डेवलपमेंट के जो सेंटर के लिए भी जो बजट बढ़ेगा, तो तब स्टार्टअप की गुंजाइश होगी ना। लोग भी चाहिए। आज आपको कहीं भी आदिवासी क्षेत्र में भी काम करना है, या किसी कठिन इलाकों में काम करना है, या महानगरों में करना है जहां कास्ट ज्यादा है, तो उसका बेहतर यह है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार ऐसा उपलब्ध हो जो पढ़े हुए हैं या स्किल किए हुए। ठीक है सर, क्योंकि आपने स्टार्टअप्स की बात करी, स्किल डेवलपमेंट की बात करी, एक बार अरविंद सर को भी जोड़ूंगा। अरविंद सर, ये सब कुछ जो है वो एक बड़े पिक्चर के अंडर है, और वो बड़ी पिक्चर, वो बड़ा सेंटेंस था आत्मनिर्भर भारत, जिसके तहत ये छोटी छोटी चीजें, चाहे स्टार्टअप्स की हो, चाहे एक्सपोर्ट्स की हो, चाहे घरेलू उत्पादन की हो, नए सेक्टर्स में अपने आप को स्वावलंबी बनाने की हो, ये सब कुछ आत्मनिर्भर भारत की छतरी के नीचे ही हो रहा है। अरविंद सर। इकोनॉमी की जो स्थिति है अभी, हिंदुस्तान की ही मैं नहीं कहूंगा, अभी दुनिया की कहूंगा, क्योंकि कोरोना ने सारी दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित किया है। उसमें 2-3 चीजों पे हर आदमी मान रहा है कि काफी मुश्किल है। एक बड़ी मुश्किल रोजगार की है, मुश्किल अभी आज की तारीख में महंगाई की है। कई सेगमेंट ऐसे हैं हमारी इकोनॉमी के जिनका परफॉर्मेंस ढंग से अच्छा हुआ है, बल्कि अभी हाल में जिन्होंने काफी तेजी से विकास किया है, लेकिन कई सेगमेंट पिछड़ते जा रहे हैं। और जो पिछड़ने वाले सेगमेंट हैं उसमें काफी सारा कुछ सरकारी कामकाज का इलाका है, जो हमारे यहाँ इवन प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए भी जो पहले जगह थी, उसके लिए इतने सरकारी सारे कायदे कानून कि हर इंडिविजुअल जो कहीं कोई काम करना चाहता था, वो पहले हम सब लोग जब इंडिया टुडे में थे तो मुझे याद है कि हमने बड़ा बढ़िया नायनन ने ग्राफ बना के बताया था कि 30 जगह 35 जगह से अप्रूवल लेने होते थे, और अप्रूवल के साथ हर जगह एक तो वक्त लगना, साधन लगना, और फिर मुश्किल घूस लगना से लेके बाकी सारी मुश्किलें थी। उस कंपैरिजन में जैसे ही थोड़ी सुविधा दी जाने लगी है स्टार्टअप के नाम, हम हर जगह देख रहे हैं, और
कई जो यूनिकॉर्न कंपनियां के नाम से कह रहे हैं, वो कई ऐसे इलाके विकसित हुए हैं और नए इलाके में कहूँगा जिनकी कल्पना पहले सामान्य ढंग के बिजनेस में नहीं की जाती थी, जिसकी गुंजाइश लोगों ने देखी, नौजवानों ने देखी और लड़कियों ने देखी। कई लड़कियों का परफॉर्मेंस तो मैं देख के सचमुच हैरान हूँ। तो इन सब ने वो गुंजाइश देखी और वो गुंजाइश लेके, और जो सरकार ने थोड़ी भी सहूलियत दी है, ठीक है सर। कि हाँ, क्योंकि स्टार्टअप्स के 3 योद्धा हमारे साथ हैं, सिराज, रचित और रितेश। आ रहा हूं अरविंद सर, 1 मिनट दीजिएगा, क्योंकि आपने बात करी उन होनहारों की, तो वो हमारे साथ हैं। शुरू सिराज धनानी आपसे करूंगा, फाउंडर इनेस टेक्नोलॉजीज। कैसे ख्याल आया, कैसे शुरू किया, कोविड काल के सामने चुनौतियां क्या थी, और कल बजट को आप कैसे देखते हैं? सिराज। शुक्रिया मुझे इस पैनल पे इनवाइट करने के लिए जी। तो एज एन इंट्रोडक्शन, मैं एक कंपनी इनएक्सेल का सीईओ हूं और हमने अबाउट लास्ट 7 साल पहले शुरुआत की, और हमारा मकसद है, हमारा गोल है कि नई किस्म की मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल टेक्नोलॉजीज बनाई जाए जो इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है जिससे लोग मरते हैं अननेसेसरीली, वो प्रॉब्लम्स एड्रेस किए जाए। तो ये हमारी कंपनी का मिशन है, ये हमारी कंपनी का गोल है, और इसी तरह हमने डिवाइसेस बनाए हैं, इक्विपमेंट बनाई है जो हमने कोविड के ये क्राइसिस में भी काफ़ी डिप्लॉय किए, काफ़ी जाने चाहिए। तो अभी आपके सवाल पे आते हैं कि बजट से क्या हमें अपेक्षा है। उसमें ऐड ऑन भी कर देता हूं, क्योंकि आपने बताया मेडिकल इक्विपमेंट्स, कोविड काल में जो मेडिकल सुविधाएं हैं उस पर आश्रित ज्यादा होना पड़ा, खास तौर से ग्लोबल के साथ साथ हिंदुस्तान में भी वही दिक्कत थी। तो जो मेडिकल सेक्टर है, क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हैं, मैं उसी सवाल में सिर्फ ऐड ऑन कर रहा हूं, वो सेक्टर कैसे देखता है बजट को, धनानी साहब? तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोविड टाइम में ये सेक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया। ऐसे अभी इकोनॉमिक सर्वे में ही आया था कि हेल्थ केयर स्पेंडिंग 70% से बढ़ी कोविड के ये ईयर में 2021 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, बड़ी ट्रेजेडी हम सबके साथ हुई है कि जहाँ कहीं मेडिकल केयर अवेलेबल होती है तो फिर जाने बच सकती है। और इसके दौरान गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। काफ़ी स्टेट्स में मेडिकल टेक्नोलॉजी पार्क्स सेटअप किए हैं गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए। नई R&D पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने, जो अभी ड्राफ्ट सर्कुलेट हो रहा है, जिससे बहुत बड़ापन मिलेगा मेडिकल टेक्नोलॉजी और मेडिकल इक्विपमेंट के रिसर्च को। और ये नेशनल प्रायोरिटी बन चुका है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने डेवोस में ही दावा किया कि हम ग्लोबल हब बनेंगे हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी और मेडिकल टेक्नोलॉजी के। तो ये सब बहुत ही पॉजिटिव स्टेप्स है इंडिया के लिए। ये बजट में आई थिंक इन पे हमें और बिल्ड करना चाहिए। हाँ, क्या चीज, क्योंकि हमारे साथ और क्या चीज फोकस होनी चाहिए बजट में? आपको सुविधा मिले, टैक्स में क्या रिबेट मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या मिले, क्या कोई इनिशियल अमाउंट मिले अगर हॉस्पिटल्स और बनाने हैं, हमें टेस्टिंग लैब्स और बनानी है, आपको यहां पर सेटअप्स करना है कि आप खुद इक्विपमेंट ज्यादा से ज्यादा बनाओ। जैसे हमें याद है जब फर्स्ट वेव थी तो हमारे पास N95 मास्क नहीं थे, PP किट्स नहीं थी, PP किट्स के मटेरियल थे लेकिन अप्रूवल WHO से नहीं मिल पा रहा था। ये सारी समस्याएं थी। आज वो समस्या नहीं है, आज हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इसको पुश कैसे करें, इसके लिए बजट को कैसे देखेंगे आप? जरूर। तो बजट से हम ऑलवेज गवर्नमेंट से पैसे मांगते हैं। मुझे एक और चीज मांगनी है यहाँ। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबसे ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट खरीदते हैं। इनमें हमने जैसे डिफेंस में किया है इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट का, वैसे रूल लागू करना चाहिए। हर साल हमें एक सर्टेन प्रपोर्शन, एक हिस्सा मेडिकल बजट का डिवोट करना चाहिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के लिए। इससे हमारे लोकल इंडस्ट्री को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। जो लोकल टेक्नोलॉजीज है जो इंडिया के लिए ही बनी है, वही इंडिया के हॉस्पिटल्स में भी यूज होगी। और ये हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है कि हर हॉस्पिटल को फॉरेन इंपोर्टेड सामान खरीदना है, इससे हम थोड़े बच जाएंगे।
ऑलरेडी 80% मेडिकल टेक्नोलॉजी इंपोर्ट हो रही है, हमें इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो रहा है। ये सब हम एड्रेस कर सकते हैं बाय मेकिंग द गवर्नमेंट एज द फर्स्ट बायर ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने जब स्टेप करके ये खरीदना शुरू कर दिया तो फिर बाकी इंडिया में भी फैलेगा, बाकी पूरे वर्ल्ड में हमारी ये टेक्नोलॉजीज स्प्रेड हो जाएगी, जैसे हमारा फार्मास्यूटिकल लीडरशिप। ठीक है, ठीक टैक्स है। के बाबत मैं तो बस एक ही चीज कहूंगा कि जीएसटी रेट जो है मेडिकल टेक्नोलॉजी पे हमें 5 to 10 इयर्स का इस पे रिलीफ होके लोवेस्ट रेट स्लैब 5% में आना चाहिए, बिकॉज ठीक है, मेडिकल इंपॉर्टेंट चीज है। जीएसटी टैक्स रेट्स में कुछ रियायत मिलनी चाहिए। हमारे साथ रचित चावला हैं, सीईओ फिनवे एफएससी के। रचित, बहुत स्वागत है आपका। रचित, थैंक यू सो मच। कैसे स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, कहां तक पहुंचे, कल कैसे देखते हैं बजट को? रचित। सर, हमारी कंपनी 2018 में एग्जिस्टेंस में आई थी और एक ही हमारा मिशन था, वो था एम्पावरिंग पीपल फाइनेंशियली, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पैरिटी और गैप दिखता था बिटवीन क्रेडिट इंक्लूजन एंड क्रेडिट पेनिट्रेशन। तो हमें क्या दिखता था, जिन लोगों के पास क्रेडिट का एक्सेस है उनके पास ज्यादा क्रेडिट है, और जिन लोगों को एक्चुअली क्रेडिट चाहिए वहां तक बैंक और एनबीएफसी नहीं पहुंच पा रहे। तो हम एज अ लोन एग्रीगेशन का काम करते हैं अक्रॉस इंडिया में। हमारे काफी सारे पार्टनर्स हैं, छोटी छोटी सिटीज में Tier 3, Tier 4 तक हमारी मौजूदगी है। हमने स्टार्ट यही किया था कि जिन्हें एक्चुअली क्रेडिट की जरूरत है उन तक क्रेडिट पहुंचाया जाए, और कुछ हद तक बिकॉज गवर्नमेंट का भी काफी सपोर्ट रहा है, हम सक्सेसफुल भी हुए हैं। काफी जगह पर हमारी प्रेजेंस भी है। जहां तक बात ये बजट की है, मेरे ख्याल से ऑलरेडी फिनटेक सेक्टर गवर्नमेंट ने काफी हद तक हाईलाइट किया हुआ है, एंड गवर्नमेंट भी चाहती है कि फिनटेक सेक्टर फ्लरिश करे, क्योंकि अगर फिनटेक सेक्टर सही माध्यम से क्रेडिट को पेनिट्रेट करेगा तो ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी बेटर होएगी, ऑटोमेटिकली डिमांड जनरेशन होएगी। तो मेरी 2-3 रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। सबसे पहले हमें आजकल जो मुश्किल आती है वो है हमारे इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस की पैरिटी को लेकर, क्योंकि हमारे पास काफी सारे बैंक्स हैं जिनके साथ हमने टाई अप किया हुआ है को लेंडिंग के माध्यम से। बट होता क्या है, बैंक के ऊपर टीडीएस इंटरेस्ट पे लागू नहीं होता, जबकि फिनटेक कंपनीज पर होता है। तो रिकंसिलिएशन इश्यूज बहुत आते हैं। तो एक तो एनबीएफसी और बैंक्स को, फिनटेक कंपनीज को थोड़ा पैरिटी पे लाया जाए। पैरिटी पे लाया जाएगा तो हम और ज्यादा ग्रो कर सकेंगे बैंक के साथ। गवर्नमेंट ये समझ रही है कि फिनटेक कंपनीज के पास टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वो रीच बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं एंड कस्टमर को। बट बिकॉज हमारे पास पैरिटी नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस में बैंक्स को लेकर, हमें डिफिकल्टी होती है। सेकेंड पॉइंट हमारा रहेगा लो कॉस्ट ऑफ फंड्स को लेकर। बैंक्स के पास बहुत सस्ते फंड्स अवेलेबल रहते हैं। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा उसमें से पोर्शन फिनटेक कंपनीज एंड एनबीएफसीज के लिए भी रखे तो हो सकता है कि हम और एफिशिएंटली और पेनिट्रेट कर सकते हैं। बिकॉज ये जो टीयर्स की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर अभी फिनटेक एंड एनबीएफसी ज्यादा अग्रेसिव है, बैंक्स इतने नहीं है। ठीक है, लेकिन रचित, एनबीएफ है उसमें काफी अमाउंट हमने देखा कोविड काल में मदद के रूप में निर्मला जी ने दिया। सर बिल्कुल दिया गया, बट जैसा मैंने कहा कि जो मेन बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या क्रेडिट वर्दी लोग हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों को ही ज्यादा मिला गया। बट जो Tier 3, Tier 4 सिटीज में वहां नहीं पहुंचा कस्टमर है वहां नहीं पहुंच पा रहा। वहां हम जैसी फिनटेक कंपनीज हेल्प कर सकती है पहुंचाने में, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट थोड़ा सा हमें लो कॉस्ट फंड्स की सुविधा दे, थोड़ा गवर्नमेंट हमें हेल्प करे। ठीक है, लिक्विडिटी। रचित, क्योंकि आप इसी फील्ड से हैं, मैं ये भी समझना चाहूंगा आपसे, जो टैक्स स्लैब्स हैं और जो जीएसटी है उसको लेकर भी क्या बजट में कुछ होना चाहिए? जैसे लोग कह रहे हैं 80C में लिमिट बढ़ानी चाहिए। टैक्सेस जो हैं, क्योंकि बहुत लोगों के कट ऑफ्स हुए हैं, सैलरीज कम हुई हैं, जॉब्स गई हैं, तो जो टैक्सेस हैं जीएसटी के बाद भी जो टैक्सेस लग रहे हैं उसमें लोगों की सुझाव यही है, और कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो टैक्स का बोझ है वो जनता के ऊपर से कुछ कम होना चाहिए।
मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। इनफैक्ट 80C में तो बढ़ाना ही चाहिए, जहां पर 1.5 लाख रुपए की लिमिट है। हाँ। हो सकता है गवर्नमेंट उसे बढ़ाए, हो सकता है 2 लाख करे या 2.5 लाख करे, बिकॉज अल्टीमेटली ये पैसा घूम फिर कर इंडियन इकोनॉमी में ही आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये वाले पॉइंट पे मुझे उम्मीद है कि जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। प्लस ठीक है। मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा। हाँ। 80D सेक्शन होता है हेल्थ सेक्शन, बिकॉज कोविड में बहुत हेल्थ एक्सपेंडिचर्स हुए हैं। हाँ। और अब लोगों का इंश्योरेंस की तरफ ध्यान भी जा रहा है। मेरे ख्याल से उसकी 25,000 से लिमिट बढ़ा के हो सकता है सरकार 50,000 तक भी कर दे। वो एलिमेंट भी है जिसे बढ़ाना चाहिए सरकार को, सो दैट एंड कंज्यूमर के पास थोड़ा सा राहत मिले। ठीक है आलोक सर, ये क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मुझे लगता है कल जो बजट का पार्ट होगा उसमें आलोक सर जो ये इंश्योरेंस है, मेडिकल आप कह सकते हैं इंश्योरेंसेस हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इसको लेकर मुझे लगता है सरकार को एक बड़ा ऐलान कल करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको लगभग देश के हर व्यक्ति ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से झेला है कोविड काल में, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, इंश्योरेंस हो, मास्क हो, दवाइयां हो, महंगे इंजेक्शंस हो, ये झेला है। तो आपको लगता है सरकार का एक फोकस मेडिकल सेक्टर, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल्स, इन सब पर भी रहेगा? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, हेल्थ सेक्टर खाली जैसे महिलाओं के लिए है। हाँ। या आप इक्विपमेंट की हम चूंकि इसकी बात कर रहे हैं साथ में, आप यदि स्टीम लेने के लिए जो आती है मशीन, हाँ। वो भी बाहर की आई हुई, उसकी ज्यादा पॉपुलर। हाँ। कि ऐसे ये तो चलो अवेलेबल है, जो अवेलेबल नहीं है ऐसे कितने छोटे छोटे साधन हैं, खास करके ग्रामीण इलाकों में हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनमें ऐसी सुविधाएं और स्टार्टअप के लिए गुंजाइश होगी। मुझे लगता है कि उनमें कुछ टैक्स पे रियायत दी जानी चाहिए। मान लीजिए उस पर यदि पहले बजट तो चूंकि बन चुका है, हम ये तो नहीं कह रहे, लेकिन ये दोनों क्षेत्र और कृषि में भी देखिए इसी तरह इक्विपमेंट, 2 क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहां पर भारत में वास्ट गुंजाइश है, एग्रीकल्चर सेक्टर में और हेल्थ में। क्योंकि हेल्थ अभी आपने जैसा जिक्र किया, सरकारी अस्पतालों में, चिकित्सा केंद्रों में जिन उपकरणों की जरूरत है और उनमें बस एक सुनिश्चित करना होगा, एक प्रॉब्लम इसमें जरूर है, आप जब ऐसे सेक्टर में देते हैं तो वहां लोकल लेवल, चूंकि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज काम करती हैं, वो गड़बड़ न हो। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में तो भ्रष्टाचार कितना हो चुका था, स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है। उसकी गारंटी देने के लिए क्या ऐसे कदम, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को लाना होगा और उनमें यह ध्यान रखना होगा कि देखिए इंपोर्ट ड्यूटी में हमारे कई बड़े बड़े इक्विपमेंट की हेल्थ सेक्टर में, मैं जानता हूं कई लोगों से मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि इंपोर्ट में रियायत दे दीजिए। हम ये कह रहे हैं और जो प्रधानमंत्री और शायद राष्ट्रपति के भाषण से भी उल्लेख होता है, यदि हमें इंपोर्ट कम करके हमारे यहां से ऐसे साधन बनाइए कि हम अफ्रीका को भी दे सके और भारत के बस्तर या आदिवासी इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट में जो जरूरत है उसको पूरा कर सके। ये एक बहुत बड़ी गुंजाइश भारत के, जो अभी हमने कोरोना पीरियड में आपने कहा ना ठीक, वैक्सीन हमने 80 देशों को पहुंचाया। आज हमारे पास साधन हो, हमारे यहाँ भी अच्छे इक्विपमेंट्स हो, हमारे यहाँ एक से एक बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, इस दृष्टि से इसमें भी गुंजाइश है। एग्रीकल्चर में भी इनोवेटिव किस तरह हो सकता है, ठीक है, उसके लिए भी गुंजाइश है। ठीक है, एक बार अरविंद सर को भी जोड़ूंगा। अरविंद सर, ये तो मेडिकल क्षेत्र की बात हुई, इंश्योरेंस की बात हुई, टैक्स स्लैब को भी लेकर हर बार देश का जो मीडियम वर्ग है खासतौर से उसकी नजर जरूर होती है कि क्या टैक्स स्लैब में कुछ रियायत है, कुछ बढ़ाया जाएगा, क्या उम्मीद करते हैं आप अरविंद सर? टैक्स का असल में इंडिविजुअल के टैक्स पिछले काफी समय से उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि कॉर्पोरेट टैक्स इस दौरान काफी कम हुआ है। अगर आप गिनती करेंगे तो पिछले 5-7 साल में कॉर्पोरेट टैक्स में काफी कमी आई है, जबकि इंडिविजुअल टैक्स में उस किस्म से कमी नहीं आई है। वो एक पक्ष है, लेकिन स्टार्टअप्स के मामले में हमको लग रहा है कि जनरल रियायत देने की जगह खास तौर से जो नए लोग हैं उनके लिए रियायत तय करके कि कितने साल काम का है, कितने समय से आप काम कर रहे हैं, ये गिनती को बेसिस बना के कुछ रियायत दी जाए तो स्टार्टअप्स के बारे में जो पहल की गई है उसमें मदद मिलेगी काफी। सामान्य उद्योग जगत की जरूरत सबको है, सर्विसेज सेक्टर की या बाकी सब बार कुछ इलाकों में काम बहुत जबरदस्त लोग हाँ अरविंद सर, लोग कह रहे हैं कि साहब देखिए 2 डोसेस तो लग चुकी है, लगभग 70%। कह रहे हैं साहब ये बूस्टर चाहिए बजट को,
इकोनॉमी को अगर वापस ट्रैक पे लाना है, 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी देखनी है, तो क्या एक बूस्टर चाहिए बजट में? बूस्टर क्या होगा अरविंद सर? तो एक बूस्टर यही होगा, और उसमें मेरे ख्याल से कर की रियायत और उससे भी ज्यादा रिसर्च और R&D पे खर्च की सुविधा अगर बढ़े तो उससे बहुत फर्क आएगा। क्योंकि काफी ऐसे इलाके हैं जहां हमारे यहाँ काम शुरू हुआ है बड़े पैमाने, जैसे केमिकल्स का काम, मैं कहूंगा दवाओं की स्थिति जो हमारे यहाँ है, दवा उद्योग जिस पोजीशन में है, अब नए सिरे से उससे जरूरी जो जुड़े हुए केमिकल्स पर काम काफी बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। तो इस तरह के इलाकों की, लेकिन R&D अगर पे रियायत मिले, टैक्स में रियायत हो और R&D पे खर्च बढ़े तो काफी, सेमीकंडक्टर की बात अभी आई है, सेमीकंडक्टर ऐसा इलाका है जिसमें भविष्य निर्भर करता है काफी कुछ। तो अगर इन इलाकों को पहचान करके उनमें टैक्स की रियायत दी जाए, और जैसा मैंने कहा कि टाइम लिमिट भी एक तरह से किया जाए कि अगर नए लोगों को आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं, टाइम बाउंड हो जिसमें रिजल्ट की जरूरत है उनको। ठीक है, ठीक है सर जी, एक लाइन जोड़ दूं? हाँ बिल्कुल 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 आलोक सर। इनकम टैक्स को लेकर के चूंकि अभी हम लोग थोड़ा सा और डाइवर्ट हो रहे थे, मेरा ये कहना है कि आप देखिए कितने कम लोग हैं, 7, 8, 10 करोड़, मतलब उससे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले नहीं है। वैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बड़े विवादास्पद नेता माने जाते हैं, बीजेपी के हैं, इस समय उनका टर्म भी खत्म होने वाला है, वरना वो वित्त मंत्री होने के नाते कई बार ये कह चुके हैं कि इंडिविजुअल जो इनकम टैक्स है खत्म कर दीजिए। अब एक दूसरा एक्सट्रीम है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जहां 30%, 20% है उस स्लैब को, और पिछली बार भी जो सरकार ने कई कुछ उस तरह की वो बना दी थी कैटेगरी, इस बार कई बार ये मांग की गई, बड़े एक्सपर्ट्स ने भी कहा है, हो सकता है निर्मला सीतारमण उस बारे में कि भाई आप इस तरह से देंगे, इस तरह देंगे, लेकिन यदि इसको फ्लैट 10% मान लीजिए कर दीजिए, लोग यदि खर्च करेंगे तो इकोनॉमी में पैसा जाएगा। ठीक है, इस पर आएंगे कि लोग खर्च करेंगे तो मार्केट में ही पैसा आएगा, मार्केट रोटेट होगा। रितेश मलिक, फाउंडर पलाश यूनिवर्सिटी, हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलेंगे। आप सब हमारे साथ रहिए। एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर, सीधे अपने पैनल की तरफ चलेंगे और रितेश मलिक, फाउंडर पलाश यूनिवर्सिटी, हमारे साथ हैं, स्टार्टअप इंटरमैन है। बहुत स्वागत है रितेश जी आपका। रितेश जी, कब स्टार्ट करी पलाश यूनिवर्सिटी आपने, क्या क्या कोर्सेस हैं, क्या मुश्किल का दौर रहा कोविड के दौरान, क्योंकि यूनिवर्सिटीज बंद थी, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था, कुछ बताइए रितेश। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एक पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ। लक्षा यूनिवर्सिटी, हम लोग 50 ट्रस्टीज हैं, हमने इकट्ठे मिलकर चालू किया है जो एक फिलैंथ्रोपिक मिशन है। मैं एक कोवर्किंग स्पेस चलाता हूँ इनोवेट के नाम से। तो मैं यहाँ पे 2-3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बताना चाहूंगा। देखिए, कोविड की वजह से अभी हमने हेल्थ केयर की बात की, सबसे पहली जो रियायत हमें देनी चाहिए हमारे देश के निवासियों के लिए वो है GST ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। आप देखिए, हमारे पूरे देश में अगर हम लोग अपने हेल्थ बजट को देखें, पिछले साल का हेल्थ बजट 2% से भी नीचे था GDP का। अब आप ये देखिए, अमेरिका और जो जितने भी तरक्कीशील मुल्क हैं वहां पर 18-19% हेल्थ केयर को दिया जाता है। जब तक हेल्थ केयर के बजट में इजाफा नहीं आएगा तब तक हमारे पास पूरी दुनिया में ना हमारे पास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमने कोविड में देखा, और कोविड तो एक बीमारी आई, अगर हम देखें हमारे 2018 एक ऐसा समय था जहां पर पहली बार दुनिया में ज्यादा लोग ओबेसिटी यानी कि मोटापे की वजह से मरे, बशर्ते भूखे होने की वजह से मरे। तो मुझे लगता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए GST ऑन हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी रिमूव। जो 18% GST हेल्थ इंश्योरेंस के, क्योंकि जितना हेल्थ इंश्योरेंस का डीपनिंग होगा नेटवर्क का, उतना ज्यादा हमारी हेल्थ के ऊपर जो हमारा, आप ये भी देखिएगा, पर्सनल बैंक्रप्सी का सबसे बड़ा कारण हमारे मध्य वर्ग हिंदुस्तान में हेल्थ की कमी है। जैसे ही अगर किसी परिवार के किसी सदस्य को कैंसर या कोई हार्ट की बीमारी हो जाती है, उनके सारे की सारी सेविंग्स हेल्थ केयर में ही चली जाती है। तो मुझे लगता है सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरी चीज मैं यहां पे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्राइवेट, जैसे रुद्रपुर जैसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाई गई ताकि डोमेस्टिक जेनरिक फार्मा सेक्टर बढ़े। ऐसे ही हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और रियायतें देनी चाहिए उन लोगों को जो हेल्थ केयर को बढ़ा रहे हैं। तीसरी चीज, टेली हेल्थ। आज भी आप देखिएगा
हाई कोर्ट की एक जजमेंट पिछले हफ्ते आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई डॉक्टर टेली हेल्थ की कंसल्टेशन ना दे, क्योंकि उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। हमारा देश इतना बड़ा है, हमारे देश में डॉक्टर छोटे शहर गांव में 7 लाख गांव है और वहां पे डॉक्टर नहीं जा सकता। टेली हेल्थ हमारे देश का भविष्य है, उसकी तुरंत गवर्नमेंट को क्लियर पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि डॉक्टर व्हाट्सएप पे प्रिस्क्रिप्शन देने से ना डरे, ताकि लोगों को तुरंत अपनी नहीं, ठीक है रितेश, ये तो पॉलिसी मैटर है। मुझे लगता है बजट को इससे ना जोड़ा जाए तो ठीक है। मैं ये समझना चाहता हूं, जो आपने स्टार्टअप किया, आज इकोनॉमिक स्लोडाउन भी है, ग्लोबली भी है। हालांकि 8.5 से 9% हम आंक रहे हैं, हमारी जीडीपी रहेगी, बैक ऑन ट्रैक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार वेव आती है, फिर आप बैकफुट पर चले जाते हैं। एज अ फाउंडर प्लास यूनिवर्सिटी, जो आपने स्टार्टअप शुरू किया, क्योंकि स्टार्टअप पर बहुत नजर है, आत्मनिर्भर भारत की जो थीम है उसकी बेसिक आप कह सकते हैं न्यू जो है वो स्टार्टअप ही है कि आप कैसे अपने आप में स्वावलंबी बने, जो प्रधानमंत्री का सपना भी, उसको कैसे बढ़ाया जाए। आप आज बैठे हैं, स्क्रीन में आपसे मेरी बातचीत हो रही है, लेकिन देश का युवा जो लगातार नौकरी के लिए परेशान है, बेरोजगारी झेल रहा है, वो कैसे नौकरी देने वाला बने। क्या वो रियायत हो कि मैं जब अगली बार ये डिबेट करूं तो 5 और नए लोग हमारे साथ बैठे हो और कहें कि साहब इस बजट के बाद इतनी रियायतें मिली, इतनी सुविधाएं मिली कि हमने भी अपना कुछ शुरू कर दिया। रितेश, देखिए, इसमें 2 तरीके हैं। एक तो है शॉर्ट टर्म एक्शंस, एक है लॉन्ग टर्म एक्शंस। शॉर्ट टर्म एक्शंस में सरकार को तुरंत एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। जितना मध्यवर्गीय हिंदुस्तान है, हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में हमने देखा इतनी सारी, और 2 इंडस्ट्रीज हैं, एक है कोविड पॉजिटिव, एक है कोविड नेगेटिव। कोविड नेगेटिव इंडस्ट्रीज हैं जैसे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा दुष्परिणाम पड़े हैं पैंडेमिक के। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो सरकार को इन सब इंडस्ट्रीज में रियायत देनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं तो बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो नॉन टेक सेक्टर के हैं, जो बंद होने की कगार पे हैं। दूसरी चीज, हमें लॉन्ग टर्म में स्किलिंग, पूरे देश में जब तक एजुकेशन, मेरे को अभी भी लगता है एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो उसका इंटेंट बहुत ठीक है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। जब तक स्किलिंग और एजुकेशन पे हम कंप्लीटली रिवैम्प्ड तरीके से नहीं सोचेंगे, तब तक हम लोग नहीं बदल सकते। जैसे दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने एक मिशन चालू किया है जिसका नाम है बिजनेस ब्लास्टर्स, जिसमें 65 करोड़ आइडियाज की बात आप कर रहे हैं। ठीक है रितेश, ठीक है, एग्रीड। एक बार वापस चलूंगा सिराज धनानी जी के पास, फाउंडर इनेस टेक्नोलॉजीज पे। सिराज, जो आज का ट्रेंड है प्रोफेशनल कोर्सेज का, यूनिवर्सिटीज का, वो सारा ऑनलाइन हो चुका है। तो एक युवाओं की दरकार है कि जो सिस्टम्स है, जो पुरानी पद्धति है, वो थोड़ी सी बदली जाए। कुछ रिबेट, यूनिवर्सिटीज को भी कुछ रिबेट्स मिले, कुछ फीस में रिबेट्स होनी चाहिए, कुछ जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें कुछ रियायत हो टैक्सेस में, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आसान हो जाएगा। सिराज, थैंक यू। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एजुकेशन सिस्टम लास्ट 2 साल में लार्जली ऑनलाइन गई है। अभी इससे लोगों के एजुकेशन में कितना पॉजिटिव इफेक्ट, कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, ये तो हमें बाद में ही जाके दिखेगा। बट हर कोई सेक्टर में ऑनलाइन एजुकेशन कंप्लीटली रिप्लेस कर दे क्लासरूम टीचिंग को, आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। एटलीस्ट हेल्थ केयर सेक्टर जैसे सेक्टर्स है जहाँ पे पेशेंट के साथ इंटरैक्ट करना होता है, काफ़ी चीज़ें ऑन द बेड साइड समझनी होती है, काफ़ी एक्टिविटीज़ वहाँ पे करनी होती है। तो ये सब चीज़ों में ऑनलाइन सब्स्टिट्यूशन आई थिंक पार्शियली ही हेल्प करेगी। और जितना जल्द हम वापस ऑफलाइन क्लासेस ये सेक्टर्स के लिए शुरू कर सके, आई थिंक एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट। रही बात टैक्स रिबेट्स की, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। जबकि कॉलेज को फिजिकली रन करने के एक्सपेंसेस नहीं है फॉर सर्टेन कोर्सेज, तो वहां पे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली रियायत देनी चाहिए और गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। ठीक है, एक बार अरविंद सर को जोड़ेंगे। अरविंद सर, 5 राज्यों में चुनाव भी है। हालांकि आप कोई बड़ी घोषणा इन 5 राज्यों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए चलते आप नहीं दे सकते, लेकिन आपको लगता है किसान,
गरीब, महिलाएं, युवा, कुछ तो मैसेजिंग पॉलिटिकल भी होगी कल के बजट में। देखिए, बजट पे क्या रुख हो सकती है, राज्यों का मसला नहीं है, केंद्र का मसला है, तो ये चीज निश्चित रूप से वहां असर नहीं करने वाली है। बजट अपने हिसाब से चलेगा। जहां तक स्टार्टअप्स की बात है या नए बिजनेस की बात है, इतने सारे एवेन्यू खुले हैं। मैंने अभी आप देख लीजिए क्या क्या बिजनेस लोग करने लगे हैं और क्या क्या बिजनेस की गुंजाइश दिखाई देने लगी। पुरानी चीजें भी बनी हुई हैं और नई स्थितियों में नए तरह का काम बनने लगा। ये बैंकिंग का काम अभी आप नॉन बैंकिंग का देख रहे हैं, उनके बीच गुंजाइश निकाल के इतने सारे लोग आए हैं। इंश्योरेंस का काम इतने बड़े पैमाने पर शुरू हुआ है, इतने इलाकों में शुरू हुआ। तो इन सब में असल में लोगों की कल्पना, मैं तो मानता हूं कि सरकार की मदद और कानून और टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके अंदर की जो कल्पना है, उनके अंदर की जो रीडिंग है, उनके अंदर की जो सपने हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि वो कहाँ गुंजाइश देख रहे हैं, किस तरह से गुंजाइश देख रहे हैं और उनको किस तरह से चैनलाइज किया जाए। सरकार का काम कुछ चीजें प्रोवाइड करना है, जो बाजार से परेशानी पैदा हो रही है उन परेशानियों को दूर करना है। बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है। तो जो बिजनेस के रास्ते में परेशानी आ रही है, पॉलिसी मैटर की आप बात करेंगे साहब, पॉलिसी मैटर पर सरकार काम दूर करना उनको उनके लिए। ठीक है सर, ठीक है। आलोक सर, किसानों के लिए बजट में क्या होगा? राष्ट्रपति के भाषण से लगता है बड़ी घोषणाएं किसानों के लिए हो सकती हैं। मध्यम वर्ग के लिए क्या हो सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर है, खास तौर पर हाईवेज पर, उसके लिए क्या हो सकता है? और खास तौर से गृहिणियों के लिए बजट में क्या मिलेगा कल? आलोक सर। देखिए ये कहना, लेकिन हाँ, अब ओवरऑल महिलाओं के लिए कुछ ऐसी रियायतें, जैसे उनका, जैसे अभी आप कह रहे हैं ग्रामीण और कुटीर उद्योग है, पिछली बार भी आपने देखा हो बड़े पैमाने पर ये सरकार, मोदी सरकार कोशिश कर रही है उस क्षेत्र में नए कैसे वो महिलाएं मिलकर के काम कर सकती हैं। और एक बात जो आपने अभी चुनाव की बात पूछी, अभी उत्तर प्रदेश के लिए लागू न हो, लेकिन इस साल के अंत में गुजरात जैसे राज्य में भी और कुछ साउथ में भी उस तरह के चुनाव होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में ये भी आप ध्यान रखिए, बजट में ऐसी कुछ गुंजाइश होगी जो आज साल के अंत में जहां चुनाव होना है उनमें भी कैसे एंटरप्रेन्योर के जरिए उन महिलाओं के लिए या किसानों के लिए, जिस वाइब्रेंट गुजरात की तरह से वहां पर कृषि के क्षेत्र के लिए भी पहले भी वो इस तरह के सम्मेलन या एग्जीबिशन करते थे। मुझे लगता है कि कल के बजट में कृषि के साधनों में कैसे सुविधाएं कहां कम हो सकता है। सारे संकट के बाद भी हमारे यहाँ यदि इतने लाख ट्रैक्टर यदि खरीदे जाते हैं, लेकिन वो तो बड़ी संख्या है, उससे कम जो आने वाले जो छोटे किसान हैं उनके लिए भी जो ऐसे उपकरण हैं उनमें कितनी रियायत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कहा, सड़कों के लिए वैसे गडकरी हमारे अपने इंडिया न्यूज के कार्यक्रम में भी कह गए हैं, वो अपना भी बाहर से जनरेट करते हैं, लेकिन सरकार यदि छोटी ऐसी सड़कों के लिए जो पैसा खर्च करेगी तो रोजगार भी मिलेगा। ये मुझे लगता है कल के बजट में आपको इसके संकेत मिलेंगे। ठीक है, एक बार रचित के पास वापस चलेंगे। रचित चावला हमारे साथ हैं। रचित, वापस उस पॉइंट पे आता हूं, कोई भी बजट होता है, अरुण जेटली जी हमेशा कहते थे कि अगर जेब में मध्यम वर्ग के पैसा है और वो पैसा खर्च करेगा तो वो पैसा ही होता है जो रोटेट करता है मार्केट में, वही बूस्टर का काम करता है इकोनॉमी के लिए। रचित। बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली एग्री। देखिए, हर एक व्यक्ति की बहुत सारी नीड्स है। कुछ नीड्स हो जाती है एस्पिरेशनल और कुछ हो जाती है नेसेसिटी। आदमी हमेशा नेसेसिटी से चालू होता है और अगर फिर भी उसकी जेब में पैसा बचे तो एस्पिरेशनल डिमांड की तरफ जाते हैं, जिसे हम वांट भी कह सकते हैं। तो फिलहाल गवर्नमेंट को लिक्विडिटी बूस्ट की तरफ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ इस बजट में अगर एम्फेसिस हुआ और ये बजट अगर सक्सेसफुल होता है आम आदमी की जेब में पैसे पहुंचाने में, तो डेफिनेटली ये बूस्ट मिलेगा। मेरा मानना ये है कि कुछ सेक्टर्स है जो इस कोविड के दौरान काफी पीछे चले गए हैं, जिसे हाउसिंग सेक्टर मैं मानता हूं जो बहुत हाई लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर बड़े हाई लेवल पे ये अफेक्टेड सेक्टर है। लेकिन ऑटोमोबाइल्स मैं इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि लगभग कमबैक ऑटोमोबाइल्स ने जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कर लिया है। आप सभी को यही रोकूंगा, आप सब आए देश का सवाल में, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त की थोड़ी कमी है, आज के लिए देश का सवाल में इतना ही। कोशिश की हमने समझने की स्टार्टअप्स को क्या चाहिए, नए लोगों को क्या चाहिए, गृहिणियों को क्या चाहिए, किसानों के लिए क्या होगा,
थोड़ा इंतजार, कल देखिए इंडिया न्यूज पर सबसे तेज विश्लेषण देश के बजट का। देश और दुनिया की खबरों के लिए बाकी देखते रहिए इंडिया न्यूज।